Hi all, yet again. Please confirm if my voice is clear this time and the screen visible, all in place. Okay, very well. Thank you. Hope it works this time. As I said, it is pleasant weather, but not healthy for internet. ठीक है, guys. Don't worry about the lost time. I will make it up in the end. For now, let's focus on what was the question. Prasoon was telling that he is the that कार विड्थ में उसने आउटलायर देखे, चलो कुछ कार हो सकती हैं। वो तो कह रहा है कार लेंथ में देखे तो वो कुछ और ही कार थी, वो वाली नहीं थी। और पार्किंग एरिया में देख रहे हैं तो वो कह रहा है कि इस बार कुछ तीसरी कार निकलनी है। नॉट इवन दोज। आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ what makes a car. Now it is called, how do I explain? Okay, I'll try once more. Just bear with my drawing skills. Not driving, actually drawing skills. ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है because you don't understand the industry fully. Remember Chris TM? बात की थी मैंने आपसे। Chris TM में we talked about these things in detail, that understanding the industry and the business and technical aspects is very, very important. Your analysis goes for a toss if you don't understand it fully, that what the hell are you dealing with. कार के मैं लेंथ की बात कर रहा था। लेंथ पता है कार का कैसे मेजर होता होगा? क्या स्टैंडर्ड होगा कार की लेंथ मेजर करने का? इट इज बम्पर टू बम्पर, एक्चुअली द बीबी लेंथ, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, विड्थ की बात करें तो किस विड्थ की बात कर रहे हैं हम कार में? जैसे साइड व्यू। अभी चलो थोड़ी देर पहले मैंने कोशिश किया था दोबारा बनाने की। ठीक है, मे बी दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कार। You are watching this car from your balcony on 11th floor. This car is just down below your balcony. तो कुछ ऐसी सी दिखाई देगी ऊपर से। कुछ कुछ इस टाइप की दिखाई देगी ऊपर से। मतलब नहीं, ऐसी तो नहीं दिखेगी खैर। ऐसी छत कौन बनाता है? खैर, तो विड्थ किसकी बात कर रहे थे हम? विड्थ, we measure width depending upon this ईयर टू ईयर। इसको बोल रहे हैं कि ये विड्थ होगी इस कार की। नाउ टेल मी ऑनेस्टली फॉर वंस, कितने लोगों को पता था ये? Who of you knew this, or maybe tried to know this?
Oh, you don't even want to. You even don't even want to admit it. First you don't know, then you don't even admit. चलो मर्जी है तुम्हारी। और परेशान हो लो थोड़ा सा, दो चार डेटा सेट में, फिर आ जाना। नाउ प्रसून का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन तो सबको समझा। उसका क्वेश्चन था कि ये आउटलायर आ रहा है, तो यहाँ वो आउटलायर क्यों नहीं है, और जो इन दोनों में आउटलायर आ रहा है वो तो यहाँ होना ही होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन? थिंक अबाउट इट। अ कार कैन बी extraordinarily long. A car can be extraordinarily long and yet its width is routine. हो सकता है ऐसा? असंभव तो नहीं है। एग्जाम्पल दूं या याद आ गया? या लिम ऑफ वंस, बिल्कुल ठीक बात है। समझ पा रहे हो? तो वो कार लेंथ में आउटलायर है, विड्थ में क्यों होगी वो आउटलायर? विड्थ तो उसकी नॉर्मली है। नाउ टेबल्स हैव टर्न। आई एम टेलिंग another thing. Pay attention. A car can be extraordinarily broad and yet length is so-so, not out of the world. Tell me, might be possible. You know, Bugattis, Porsche, Maserati. In fact, Maserati, all of the above. Maserati is a brand which is known for its width. They are not extraordinarily tall. They are very broad, and their height is usually low. But the space, like it is just like a just like a storeroom in a house. That kind of space. You can have sofa sets inside. You can have a couch. That kind of space. तो in such cases again, कार विड्थ में आउटलायर होंगे, कार लेंथ में क्यों आउटलायर होंगे? नहीं होंगे। अगेन सिंपल। नाउ यू हैव थर्ड क्वेश्चन, पार्किंग एरिया। यार इसमें या तो वो लोग होने चाहिए जिनकी कार विड्थ हाई थी, सही बात है, जरूरत से ज्यादा आउटलायर था, या फिर वो लोग होने चाहिए जिनमें कार लेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। तो फिर ये डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? नाउ थिंक अबाउट इट, इसमें वो भी तो आ जाएंगे जो इसमें आउटलायर नहीं है लेकिन हायर साइड पे। का पार्किंग एरिया में कौन लोग आएंगे? एंड और कंडीशन करनी है? हाँ जी, कौन लोग आएंगे? जो कार विड्थ में आउटलायर थे, या जो कार लेंथ में आउटलायर थे, या पे अटेंशन टू दिस वन, या वो लोग भी तो आएंगे जिनकी कार विड्थ आउटलायर नहीं है बट हाई है, एंड एट द सेम टाइम जिनकी कार लेंथ भी आउटलायर नहीं है बट हायर साइड है।
Overall result, car width into car height, car length, sorry. Overall result seems like going outlier. हो सकता है? Tell me yes or no. What do you have to say? Whatever, you don't have to agree with me. Just tell me if I am reasonable enough in this explanation. हो सकता है. Want to bring your attention to another thing. आपके डेटा के बारे में बात कर. Shubham, you don't have to respond to this. Yes, you can play the. You can play. What do we say? The silent listener, silent watchman, the dark night. Others, you got this data many days ago. What is the wheelbase in this data? What is wheelbase? What does it mean? Whatever comes to your mind, you are analyzing this data, no? You are analyzing this data, you know, you started analyzing this data way before I asked. लीनियर रिग्रेशन तो आप बोला है मैंने करने के लिए. ईडीए तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था. व्हील रेडियस, व्हील breadth, okay, distance between the two wheels and distance between the wheels, okay, that's Vasundhara and Siddharth. Okay, I will again go through this harassment of drawing with the digital pen. What wheelbase actually is? Distance between the wheels. Which two wheels? These two wheels? Or if I am watching from front, or these two wheels, अगर मैं सामने से देख रहा हूँ इस कार को. रेडियस तो होता ही नहीं है, वो तो गलत हो गया. Actually, it is this distance. If I view this car from sideways, so this distance between center of the front and back wheel, this is called wheelbase, WV. Why do you think am I getting you into these details? Why am I torturing you with all these jargons? Guys, because just because to answer your question, Prason, these things happen because you don't know the industry well. Well, you don't have to be very expert at these things, but at least nitty-gritty things you should discover. We talked about this in detail. This DM is there on purpose. ऐसा नहीं है methodology unnecessary बनाने का. So this should be again your eye opener once for
you start dealing with data right away, you are going to end up uh, with a disaster analysis. Understand your data fully. ठीक है, आपकी समझ क्या आने वाला था? अगर आप इसको रेडियस मान के चल रहे हो, व्हील बेस को, व्हील बेस में अगर आप देखोगे कि आउटलायर आया है, एंड योर आइडिया ऑफ आउटलायर इन व्हील बेस इज दिस। समझ रहे हो? अगर इफ यू हैव wrongly आइडेंटिफाइड व्हील बेस विद रेडियस ऑफ द टायर, तो तुम्हें आउटलायर उसका कैसा समझ में आएगा कि शायद ये ट्रैक्टर है? ऐसा है थोड़ी। ओके, फाइन। I'll not go into this car data set. You people are dragging me time and again into this car data set. I don't want to do it myself. I want you people to do it. Okay, right before dummies. This happens to be your diamond DF. I was coming on to another aspect, which we call normalization or standardization. Data normalization or data standardization. Here in the chat box. Number one thing, don't confuse data normalization with database normalization. Database normalization, that is something else altogether. ठीक है? So let data entry people be concerned about it. You are data scientists, so you have to deal with something data normalization. So these are two different things. Please don't confuse. What is data normalization or standardization? See the price. If I check the price range, it starts off at 300 and it goes up to 18,000. If I check range of depth, okay, it starts in 50s and ends up in 60s. If I check that of carrot, सर yes, Pratham. सर ये पूछना, मेरा डाउट एक्चुअली ये था कि एक्चुअली पार्किंग एरिया जो है वो कार लेंथ और कार विड्थ के से रिलेटेड है, मगर तीनों का ये अलग अलग आ रहा है आउटलायर, तो फिर वो कैसे करेंगे? बिकॉज एक पार्किंग एरिया का आउटलायर अलग है और वो बाकी दोनों का आउटलायर अलग है, मगर ये फिर कैसे होगा? पार्किंग एरिया तो कार इंटू वो हो रहा है ना, दोनों से रिलेटेड हो रहा है, फिर तब कैसे करेंगे उसको हैंडल, कैसे करेंगे वो जानना था। हैंडल कैसा करोगे? हैंडलिंग, हैंडल तो यार क्रैपिंग एंड फ्लोरिंग करोगे ना आप लोग। तो ठीक है, वो जनरलाइज करके, बिकॉज लाइक जैसे आउटलायर्स को उसको वहां पे करेंगे तो फिर उसका वैल्यूज तो चेंज हो जाएगा, फिर वैल्यूज इंटर रिलेटेड तो नहीं रहेगा सबका जैसे पहले से था हाँ, इट विल डिफॉल्ट में हैपन, जैसे। इट विल हैपन। सी देयर इज अ ट्रेड ऑफ। बताता हूँ, आज बात करेंगे इस पर। स्टे विद मी फॉर नाउ। ओके ओके टुडे एक्चुअली आई वांट टू कम टू द considerations and limitations of linear regression। वो बात करेंगे। आई कम टू दिस। What's happening here is
range of diamond df, range of depth, and we see range of diamond carat. You say it is in points, it is somewhere, and actually the case. Diamond's carat is starting with 0.2 and it is going up to 2.18 after capping, of course. Outlier treatment we have done. Fair. What is happening is, just imagine, जब यह लीनियर रिग्रेशन बन रहा होगा, हमने माना इमेजिनरी डायमेंशंस में बन रहा होगा, दिखेगा तो है नहीं, तो कैसे बनेगा? This caret is going to vary. Okay, y-axis 0, minimum value is 0.2, caret की, okay, 0.2, कहीं पे आ रहा होगा, okay, 0.5, मे भी कहीं पे आ जाएगा 1, एंड कहीं पे आ जाएगा, okay, 2, एंड मैक्स वैल्यू इसकी कहीं 2.18 है, तो आ गई होगी। चलो ठीक है, मान ली। Now since it is happening in n dimension geometry, we can't see it, and behind the screen वो कैसे बना रहा होगा इसको? y एक्सिस पे प्राइस आना था, यहां पर चल रहा है कैरेट का स्केल। कैरेट इज वेरिंग ऑन a scale of points, 0.2, 0.4, 0.5, 1 point something, 2, 2 point something, and it ends at 2 point something. चलो y एक्सिस पे बनाना शुरू करते हैं। तो दिस इज 0.2, हाँ, जितना डिस्टेंस इधर चलेगा उतना ही उधर चलेगा y एक्सिस पे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, ये ग्राफ इसलिए नहीं बन रहा है कि मैं दिखा सकूंगा, तो मैं स्केल इसका घटा बढ़ा लूँ अपने हिसाब से। इट विल डिपेंड ऑन वेरिएबल्स। 1 आ रहा है कुछ इतना डिस्टेंस पे, तो इसका 1 आएगा कहीं इतना डिस्टेंस पे, ओके। 2 आ रहा है कहीं इतना डिस्टेंस पे, तो 2 आ रहा होगा कहीं इतना डिस्टेंस पे, ये भी ठीक है। रिमेंबर प्राइस की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? प्राइस स्टार्ट्स एट 326। अगर मैं इसी स्केल को फॉलो करने लगा, कैरेट वाले को, जानते हो 326 कहाँ लगेगा? वो कहाँ आएगा वो डॉट? हाँ, वहाँ ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर छत पे। प्राइस जाता कहाँ तक है? व्हाट इज मैक्स ऑफ प्राइस? इट इज 18,000 समथिंग, 18K। तो 18K वाला डॉट कहाँ लगेगा? हाँ जी, वहाँ देखो, वहाँ वाटर टैंक पे। बात समझ आ रही है? दिस इज ज्योमेट्री, दिस इज मैथमेटिक्स गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन। आई कैन नॉट कंट्रोल इट कि मैं देख करके इसका स्केल छोटा बड़ा कर लूंगा, दैट आई कैन नॉट डू। और प्रॉब्लम क्या है? माई प्राइस इज ऑन अ स्केल जहां पर वेरिएशन आ रही है सम हंड्रेड्स में, एंड इट इज स्टार्टिंग विद 300 और 100 में वेरी कर रहा है प्राइस। कैरेट वेरी कर रहा है कहाँ? पॉइंट्स में। एक डायमंड 0.2 का है, दूसरा डायमंड 0.24 का है, तीसरा डायमंड 0.22 का है। कैरेट में वेरिएशन सिर्फ पॉइंट्स में हो रही है, फ्रैक्शंस में। यहाँ वेरिएशन हो रही है हंड्रेड्स में। सो द स्केल इज ऑल टुगेदर, यू नो, वॉन्क्ड, वॉन्की। अब बताओ प्रॉब्लम पता है क्या होगी? इसका श्रिंक्ड वर्जन अगर दिखाऊं, इसका अगर मैं श्रिंक्ड वर्जन दिखाऊं, जो अभी मैंने इमेजिन कराने की कोशिश की आपको, प्राइस मिनिमम कुड बी 0, इट स्टार्ट्स ऑफ एट 300, मे बी दिस इज 400, और ऐसा ऐसा करते अगर मैं मान लूं कि ये यहाँ पर, चलो कहीं मान लिया फिलहाल, आएगा तो नहीं, लेकिन अभी तो बाहर जाएगा, लेकिन मान लिया दिस इज 18। कैरेट में क्या होगा श्रिंक्ड वर्जन में? कैरेट में श्रिंक्ड वर्जन क्या होगा?
कैरेट में यहाँ पॉसिबल था कि 18K हो जाए कैरेट, और यहाँ पॉसिबल था कि 300 हो जाए कैरेट। 300 कैरेट 3 भी नहीं पहुंच पा रहा है। कैरेट कहाँ का वेरी कर रहा है, यहाँ 0.2 से लेकर के और यहीं 2 तक। तो देखो मेरे को क्या बनाना था ग्राफ, एक्स वाई डेटा पॉइंट्स प्लॉट करने थे मेरे को, यही तो करता हूँ लीनियर रिग्रेशन में, एक्स वाई डेटा पॉइंट्स स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा, लीनियर रिग्रेशन चला जाएगा। ये आया डेटा पॉइंट जहां प्राइस 326 था, कैरेट था 0.2। ये आया जहां कैरेट था 0.24, प्राइस कुछ और चला गया। ये आया, ये आया, ये आया, प्राइस बढ़ता जा रहा है। हाँ कैरेट भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, कैरेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और कैसा जाएगा लीनियर रिग्रेशन, आपके मॉडल को कैसा लगेगा, योर मॉडल, it will trick your model into thinking that it is just vertical line. समझता है? It is just a vertical line. Vertical line मतलब, vertical line होने का मतलब y is equal to mx plus c, और vertical line होने का मतलब क्या है, that x is something constant, x is not changing, just y is changing, 300 400 something होता जा रहा है। It will wonk your model into thinking that y is not depending on x variable. क्लैरिटी है इस पे, ये बात समझ आई? ये हमें दिख भी रहा था एक जगह, मालूम है कहाँ पे? If I go ahead and build the model, you see the coefficients, कैरेट का कोफिशिएंट किस ऑर्डर में चल रहा है, 13,000 टाइम्स। यस, बिकॉज प्राइस इज समवेयर, कैरेट कितना है, अगर 0.4 हुआ कैरेट, और मेरे को प्राइस प्रेडिक्शन करना है कहीं हंड्रेड्स में जाकर के, आई वांट टू प्रेडिक्ट प्राइस एज 14,000, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ये कोएफिशिएंट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स, वही आ रहा है। यू रियलाइज दैट राइट? On the other hand, you see the coefficients of table and depth, because डेप्थ और टेबल किस ऑर्डर में चल रहे हैं, 60s 80s समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इनका कोएफिशिएंट अगर मेरे को प्राइस प्रेडिक्ट करना है, इनका कोएफिशिएंट विल कम आउट टू बी मे बी 30s, मे बी अनदर 50 समथिंग। तो ये देख रहे हो, दीज कोएफिशिएंट्स आर वेरी मच डिफरेंट बिकॉज द स्केल इज नॉट स्टैंडर्ड। इसका स्केल कुछ और है बेचारे का, इसका स्केल कुछ और ही है। तो ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स ग्लिच कर जाएगा, बट आई डोंट वांट दीज थिंग्स टू हैपन, दीज थिंग्स डजंट लुक नाइस। तो इसलिए हम कह रहे हैं वी विल नॉर्मलाइज द डेटा और वी विल स्टैंडर्डाइज द डेटा। वी नीड अ स्टैंडर्ड स्केल ऑफ एंटायर डेटा। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, बताएगा कोई? क्या करना चाहिए?
मीन ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। और क्या कहते हैं शुभम उसको? रिमेंबर दीस कोर्स अगेन। अगेन आई विल ब्रिंग दैट मैथमेटिक्स जो अभी तक पढ़ लिया था आप लोगों ने। पढ़ा तो बचपन में भी था, पता नहीं क्यों पढ़ा था। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं जो भी करूंगा उसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगा। Suppose I have a variable v1. It contains value 100, 200, 300. ठीक है जी। इसका मीन कितना होता है? इतना होता है। आप लोग टाइप मत करना, समझ लेना बस। स्टैंडर्ड डेविएशन आई हैव डायरेक्ट फंक्शन एस डी, वो कितना होता है? वो इतना होता है। जी स्कोर कैसे निकालते थे? हाँ जी, जी स्कोर कैसे निकालते थे? वेरिएबल माइनस मीन, वेरिएबल माइनस मीन। अरे ऐसे तो करा था। हर डेटा पॉइंट के लिए डेटा पॉइंट से मीन माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, वो उस डेटा पॉइंट का जी स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में 100 का जी स्कोर इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया। और हमें क्या मालूम है? जी टेबल से यू ऑलरेडी नो। हाँ जी, कितनी रेंज होती है जी की? किसी भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जी विल वेरी फ्रॉम प्लस माइनस 3.4। जी टेबल देखा था? जी विल वेरी बिटवीन प्लस माइनस 3.4। कोई आउटलायर होगा तो वो उसकी वैल्यू बाहर जा सकती है, बाकी आपकी रूटीन रेंज प्लस माइनस 3.4 के बीच में जी वैल्यूज लाई करेंगी आपके किसी भी डेटा पॉइंट की। तो शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फनी अबाउट दिस। जी स्कोर में फनी क्या होता है? नॉट फनी एक्चुअली, व्हाट इज द ट्रिक ऑफ जी स्कोर? इसकी मीन वैल्यू कितनी होती है देखा है हमने? अरे यहाँ पे अगर मीन ही रख दूंगा v1 की जगह, तो कितनी वैल्यू होगी उसकी? जीरो। लेट्स सी, यस, मीन ऑफ दिस इज जीरो। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? What is standard deviation of z score? It's always 1. Remember, z is number of times standard deviation a data point lies away from mean value. तो standard deviation 1 ही आएगा इसका, on either side, +1 -1. Okay, fine. Remember normal distribution में हमने z score की बात की थी। स्पेशली जिनको जिनको टप्पा नहीं खाया अभी, हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सैंपल, अगर मैं इनफाइनाइट सैंपल ले लूँ तो उन सैंपल्स का मीन इनफाइनाइट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। अब मेरे पास वेरिएबल कभी हाइट होगा, कभी वेट होगा, कभी कैरेट होगा, कभी प्राइस होगा। ये मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब चीज़ें वेरी करती जाएंगी। तो इसी को हमने बोला स्टैंडर्डाइज कर देते हैं इसको इन फॉर्म ऑफ जी।
z का फॉर्मूला क्या था, दैट फॉर अ डेटा पॉइंट x1 हमने कहा एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, इफ दिस डेटा पॉइंट्स आर xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये डेटा पॉइंट मीन वैल्यू से हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है वो कैलकुलेट कर ले। उस वैल्यू को हमने बोला z, तो z का फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ, xi z value of ith value will be xi minus mean value divided by sigma। करेक्ट, यही बात हुआ था, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अब करना क्या रह गया। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये हैं डेटा पॉइंट्स और इनका मेरे को जी स्कोर कैलकुलेट करना है। ये एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ओरिजिनली मीन कुछ होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ होगा, मैं कह रहा हूँ मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को जी स्कोर कैलकुलेट करने हैं इन हर वैल्यू, वही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ith डेटा पॉइंट पहला इज 100, i इज 1, तो x1 की बात कर रहा हूँ, x1 इज इक्वल टू क्या, 100 माइनस मीन वैल्यू, मीन वैल्यू वो कितनी आई थी, इतनी जितनी भी आई थी, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना था, जितना भी था। तो ये क्या आ जाएगा, जी वैल्यू आ जाएगी किसकी, 100 की, कि 100 वैल्यू जो थी इस डेटा सेट में उसका जी स्कोर कितना हुआ। ये देखो वसुंधरा, वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, डेटा पॉइंट माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और आर में अच्छी बात क्या है, वेक्टर वाइज होते हैं सारे ऑपरेशन, तो मुझे अलग अलग 100 200 300 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा वेक्टर लिख दिया, वो पूरे वेक्टर पे ऑपरेशन कर देगा और मुझे आंसर बता देगा, उसने बता दिया 100 का इतना, 200 का इतना, 300 का इतना, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको बोलूं z1, जस्ट ओके स्टे विद मी, दिस इज z1, तो ये कब आया, जब मेरा डेटा कैसा था, मेरा डेटा इस स्केल में चल रहा था, कुछ डेटा था जो 100 के स्केल में चलता है, ठीक है होगा। पे अटेंशन दिस टाइम, नाउ देयर इज अनदर वेरिएबल जो किस स्केल पे चलता है, 10,000, 20, दिस इज v2। ठीक है जी, इसकी भी कुछ मेन वैल्यू होती होगी, कितनी होती है, कितनी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ होता होगा इसका, वो इतना होता है, देख लो, मच मोर देन दैट, जो पहले था, अपने अपने स्केल के हिसाब से डिफरेंट होंगी ना ये वैल्यूज भी, ये भी एस्केलेट हो जाएंगी स्केल के हिसाब से। हाउएवर अगर मैं z2 कैलकुलेट करने लगूं इस वेरिएबल 2 का, पे अटेंशन, पे अटेंशन, वही कह रहा हूँ जो पहले कह रहा था, इस बार वेरिएबल 2 है तो ठीक है, उसके मीन से माइनस कर दो और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो ये इसका जी स्कोर आ जाएगा। चेक दिस आउट, क्या मतलब हुआ इस बात का, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है मैंने, सही बात है, आई एम ट्राइंग टू कंपेयर, व्हाट डू यू थिंक क्या आना चाहिए,
Okay, some people are hesitating. Shubham, Rasoon, and Varun say it will be true, and as it happens, not necessarily. However, let's check values. Z1 is something, 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 something. Okay, Z2 is something, 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 something. Why is it giving falses? Okay, see one more thing. R is tricky sometimes. Not because of SD value. वो तो तुम देख चुके हो. Z1 अगर मैं प्रिंट करके देखने लगूं, this is Z1. अगर मैं प्रिंट करके देखने लगूं, this is Z2. देख लो क्या डिफरेंस है. What about this? What I am doing this time? Can you tell me? Yeah, realize that I'm rounding off these values to sixth place of decimal. Right? What do you think this time it is going to happen? Again, I'm comparing. Got the catch? These are some things very, very, tricky with R. What is happening when I'm comparing Z1 and Z2? You see, Z1 and Z2 both are formed, both variables Z1, Z2, both became because I divided something by something. I divided this by this. R is considering it goes up to several decimal places, as many as there are. समझ पा रहे हो? प्रिंट में वो सिर्फ 7 डेसिमल प्लेस दिखा रहा है,
बट इट इज एज्यूमिंग के जब तक डेसिमल प्लेस आते जाएंगे हम करते जाएंगे। अब जब उसके वो डेसिमल प्लेसेस ही पूरे नहीं हुए, तो इसके भी नहीं हुए, इसके भी नहीं हुए, वो कह रहा अभी इक्वल नहीं है, लेट्स नॉट कॉल देम इक्वल येट। क्या पता, तो क्या पता कौन सी डेसिमल प्लेस पे जाके ये डिफरेंट हो जाए। जीरो, जीरो इज प्रेटी सॉर्टेड, फुली डिवाइड हो गया, डेसिमल प्लेसेस का कोई स्कोप नहीं बचा, इनमें डेसिमल प्लेसेस फुल डिवीजन नहीं हुआ होगा, तो देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ next decimal place. So that's why R is not refusing to compare. However, चलो फिर थोड़ा सा डिटेल हो गया unnecessary, बात जहाँ से शुरू हुई थी वापस आते हैं। What did we see? There were two variables. One was varying in scale of 100. Another is varying in scale of 10,000s. And yet their z-scores are not these. हाँ तो कहीं कहाँ रहा है वो इक्वल है, वो तो फॉल्स बता दे रहा है ना उसको। राउंड ऑफ के बाद वो कह रहा है कि ठीक है हाँ अब इक्वल है, अब नहीं जा रहा उससे आगे। ठीक है जी, तो जी स्कोर, बिकॉज जिस भी स्केल में वेरिएबल चल रहा होगा उसी स्केल में उसका मीन भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, एंड सब चीज़ें वो कर करा के गिर गिरा के जी स्कोर कैसा आ जाता है, दैट इट वेरीज बिटवीन प्लस एंड माइनस 3.4। इफ इट इज वे बियॉन्ड, कोई आउटलायर है तो वो वैल्यू से बाहर निकल जाएगी। राउंड फंक्शन वही करता है जो नाम है इसका सुमित, इट राउंड्स ऑफ अ वैल्यू टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आई एम टेलिंग। ठीक है जी, बढ़िया। तो दिस इज डेटा स्टैंडर्डाइजेशन और सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन। अपने डायमंड डेटा सेट पे वापस आते हैं। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कैरेट को कन्वर्ट कर दूं कैरेट के जी स्कोर में और प्राइस को भी कन्वर्ट कर दूं प्राइस के जी स्कोर में, तो क्या होगा, वही होगा जो अभी हुआ है। टू वेरिएबल्स एंड दे विल हैव जी वैल्यूज ऑल लाइंग बिटवीन प्लस और माइनस 3.4। तो यानी ये ग्राफ जो बना था ये कैसा बनने वाला है अब, प्लस 3.4 माइनस 3.4, ये प्राइस की वैल्यू होगी, माइनस 3.4 प्लस 3.4, ये कैरेट की जी वैल्यू होगी। तो दिस बिकम्स जी ऑफ कैरेट एंड दिस बिकम्स जी ऑफ प्राइस। और दोनों का स्केल कितना हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब तो दोनों ही वैरी करेंगे प्लस माइनस 3.4 के बीच, तो दिक्कत ही नहीं रही वो स्केल वाली। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, ये और भी अच्छा है। और भी अच्छा कैसे है, I have direct function in R whose name is scale. How does it work? I tell the variable, say I want to scale price, तो मैंने बताया scale diamond price and convert and save it in a variable v, get cv, and what do you see, it is varying from, ओके, मिनिमम वैल्यू जो थी उसका जी स्कोर निकल गया माइनस 0.9, ओके ठीक है, 3.4 से तो अंदर ही है। मैक्सिमम इज गोइंग 3.7, ओके, अ बिट ऑन अ हायर साइड मे बी, चलो हो सकता है। मीन इज हाउ मच, मीन वही है जो होना चाहिए जी स्कोर्स में,
जी स्कोर में मीन कितना होता है? मीन जी स्कोर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो जी स्कोर निकालने के लिए मेरे को इतना मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सब कैलकुलेट करके अलग अलग वेरिएबल मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को सीधे सीधे फंक्शन दे रखा है कार ने, इट्स नेम इज स्केल। और क्या काम करता है ये? वही जो नाम है इसका, इट स्केल्स अ वेरिएबल, स्केल्स डाउन अ वेरिएबल टू इट्स जी स्कोर। बहुत बढ़िया, आसान हो गया अब तो, मस्त है। हाँ नहीं शुभम, अभी उस पे नहीं जा रहे हैं। आउटलायर ट्रीटमेंट हम रिमेंबर हम एक बार करते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइदर वी स्केल फर्स्ट एंड देन रिमूव आउटलायर, and if we have removed outlier first, then we don't remove outlier again. I hope that's sorted. That's understood now. Okay, fine. अभी डायमंड डेव देखें तो अच्छा, जो कैरेक्टर थे वो तो कैरेक्टर ही हैं। बाकी को मैं चाहता हूँ कि बाकी पे स्केल हो जाए। हाँ जी, तो कर लेते हैं स्केल। कैसे करते थे? आई एम सेइंग डायमंड डीएफ। हाँ जी, म्यूटेट इफ आई हैव अ फैसिलिटी एंड यू नो द सिंटैक्स आल्सो। क्या बोल रहा हूँ मैं? म्यूटेट डायमंड डीएफ डेटा फ्रेम if a condition is true, the condition is न्यूमेरिक। यानी मतलब क्या हुआ? अगर कोई कॉलम न्यूमेरिक है उसे तो म्यूटेट कर दो, अगर न्यूमेरिक नहीं है तो उसे छोड़ देना। तो जो कैरेक्टर कॉलम है उन्हें तो ये छोड़ देगा, उन पे तो ये कोई म्यूटेशन नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। हाँ, जो न्यूमेरिक है वहां ये कंडीशन ट्रू है, तो वहां मैं कह रहा हूँ उसको म्यूटेट कर दो। और म्यूटेट क्या कर दो? इस फंक्शन से म्यूटेट कर दो। बहुत ही बढ़िया। देयर इन द चैट बॉक्स। Let's execute and let's check the summary again. And done, I think. Check this out. सारे जी स्कोर्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो देख रहे हो कैरेट का मीन जी स्कोर 0, मीन 0, मीन 0 होना भी चाहिए। सारे मीन 0, हर वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ठीक है, ये हुआ स्केलिंग। देन देयर इज अनदर थिंग, दो और चीजें। ये सब अब मैं ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन तो कब का हो चुका। एक एलएम फंक्शन लगता है और समरी देख लेते हो आप, एंड गेम ओवर। अभी हम क्या चीज कर रहे हैं? दीज आर ट्रिक्स टू इम्प्रूव मॉडल। मॉडल को और बेटर से बेटर कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट डिड वी कॉल इट, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था? डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो इन दो बातों में कुछ डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है।
Data standardization means variable is converted into z-score of variable. How normalization is different. It brings us to question, क्या कोई और भी तरीका है? आप बता सकते हो? एक तरीका जी स्कोर, वो तो चलो मैं बता ही रहा हूँ आपको। सभी वेरिएबल्स को अगर जी स्कोर में कन्वर्ट कर दें तो हाँ स्टैंडर्डाइज हो जाता है डेटा, एक कॉमन स्केल पे आ जाएगा बिटवीन प्लस माइनस 3.4, जी स्कोर्स में कन्वर्ट हो गया, सबके जी स्कोर इसी रेंज में होते हैं। और कोई तरीका है कॉमन स्केल पे लाने का? रफ आइडिया यानी कुछ भी? हाँ सोचो यार। अगेन ओरिजिनल फॉर्म में आपका डेटा स्केल नहीं हुआ है अभी। अगर स्केल नहीं किया है, कुछ और तरीका सोच रहा हूँ कि इनको कॉमन स्केल पे ले आया जाए। यस वसुंधरा, लेकिन करोगे क्या उसके लिए? बात सही कह रही है, बाकी लोग बात तो सही कह रही है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा देखो, चलो बताता हूँ। अभी करंटली इफ आई चेक समरी ऑफ डायमंड डीएफ डॉलर प्राइस, तो मिनिमम प्राइस इतना है, मीडियन इतना, मीन इतना, मैक्सिमम इतना। शुभम, वो तो जी स्कोर होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अनदर नेम फॉर दिस जी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया, दैट्स जी स्कोर। तो ये तो वही हुआ। देखो देखो भाई, जो वसुंधरा कह रही थी, चेक दिस, अगर मैं डायमंड डीएफ प्राइस को एक वेक्टर बना रहा हूँ, एक दूसरा वेक्टर, वेक्टर ऑफ प्राइस, कन्वर्टेड वेक्टर, डायमंड ड्राइव डीएफ को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइस। हाँ मैक्सिमम वैल्यू 18,000। सोचो क्या होने वाला है। समझो आराम से क्या हुआ। मैंने एक वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसी की मैक्सिमम वैल्यू से, जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी उस वेक्टर में। तो जहां पर ये मैक्सिमम था वो वैल्यू तो हो गई होगी 1। सही बात है, समझ पा रहे हो? ये वैल्यू हो गई होगी फ्रैक्शन ऑफ प्राइस, फ्रैक्शन ऑफ प्राइस, फ्रैक्शन ऑफ प्राइस, यानी एवरीथिंग विल वेरी बिटवीन। हाँ जी, सही कह रहा हूँ। तो प्राइस कॉलम कैसा दिखेगा आप मेरे को? इट विल वेरी बिटवीन 0 एंड 1। सारी वैल्यूज इसकी 0 और 1 के बीच हो गई। अब एक बात बताओ, सेम कर दूं मैं कैरेट के साथ, कैरेट कॉलम की हर वैल्यू को डिवाइड कर दूं कैरेट की मैक्स वैल्यू से, तो फिर ये कॉलम कैसा डिवाइड हो जाएगा, कैसा दिखेगा, किस रेंज में दिखेगा? अरे ये भी गया 0 to 1, है क्या नहीं? सेम ये भी गया, ऐसे ये भी कर दूं, ऐसे ये भी कर दूं, ऐसे सारे कर दूं, तो ऑल द कॉलम्स विल वेरी बिटवीन 0 एंड 1। तो यही तो प्रॉब्लम थी मेरी स्केल की, कि एक कॉमन स्केल पे आ जाए, आ गए।
भाई ये सारे 0 1 में कन्वर्ट हो गए। डमी वेरिएबल अपने आप ही 0 या 1 होता है, सबका स्केल सेम, खत्म हो गई बात। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। 0 1 में कन्वर्ट करना, 0 to 1 के रेंज में लेके आना, डी वैल्यूज में ला रहे हो, दैट्स स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों तरीके हैं, बोथ आर गुड। हाँ ये सिद्धार्थ, preferably both of the scalings you should do after removing other anomalies, because this is not you are not cleaning this data right now. Data is already clean. You are just uh, what do I say, you are just moderating your data to fit in your algorithm. You already know you are going to use a geometry based algorithm, और उसके लिए ये चीजें हो जानी चाहिए. So you are manipulating data essentially, you are not cleaning it now. ठीक है, so cleaning should be already taken care of. Okay, नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन बोथ क्लियर, दोनों बातें क्लियर हो गई। नॉर्मलाइजेशन में वेरिएबल ट्रांसफॉर्म so that it lies between 0 and 1. Okay, however let's stick to, दोनों तरीके अच्छे हैं। स्केल मेरे पास डायरेक्ट फंक्शन है, कोई ऐसा फंक्शन है क्या आपके पास जिससे डायमंड डीएफ का हर कॉलम उसकी मैक्स वैल्यू से डिवाइड हो जाए? नहीं लग रहा। तो हाउएवर मेरे पास स्केल बिल्ट इन है, स्केल मेरे पास डायरेक्ट फंक्शन है जो जी स्कोर्स में कन्वर्ट कर देता है, तो फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू दैट। मेरे को सिंगल स्केल कॉमन स्केल पे आ जाने चाहिए सारे वेरिएबल, मेरा मतलब उससे था, तो वो तो आ गए। We will okay, it's okay, shall we go for a break for some time? हेक्टिक तो नहीं हो गया? पहले ये बताओ, पहले तो ये बताओ यहाँ तक जो हुआ वो ठीक ठाक समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन हो गया है, प्रॉब्लम है कुछ ऐसा? वो नहीं होना चाहिए, तो आगे चलने फायदा है। So far so good. Give me just quick yes yes yes. Okay, so that's nice to hear. Okay, very fine. So let's break off for a few minutes, and it is okay. It's 12:26 by my clock, so let's go for 20. 12:26. We shall resume at 12. I think 10-12 minutes. That will suffice. ठीक है, बढ़िया. So let's resume at 12:38. I think that will be sufficient for everybody. Well, guys, we'll continue in 10 minutes. Okay, very well, people. So before the break, we checked a few things. Now there are two other weapons under your, which come in handy many a times. One is feature engineering, and other is feature transformation.
इन अ वे फीचर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही कुछ किया था अभी हमने, स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटा. In a way, you transform your features into something else. However, feature transformation goes beyond that. We'll see just now. So let's come to them one by one. Now, what's feature engineering? For example, I'm cleaning this up, all the mess, and I'm starting afresh. And so far, what I've done is, okay, very fine. My data has originally 10 columns, and I have cleaned up the data. Now my data is anomaly free, outliers taken care of. Outliers could have distorted my regression model, so now they are taken care of. The scaling अभी नहीं किया है. Before that, I was telling you that we can do feature engineering. Now, what is that? Yes, exactly, Vasundhara. Feature engineering means creating new features. These are your features, these columns. These are your features of this data set. इनकी बात कर रहे हैं. Columns, variables, vectors, features, attributes, they are all one and the same thing. Now, what feature engineering is, let's create some new variable which I think can help in the prediction, which is logical, which I can, seems like more practical and seems like it can help me in predictions. Can you think of a feature which can be derived from these available features? Can you think of something? Dummy variable, see, yes, Shubham, but essentially it was not feature creation. It was just feature transformation. Dummy creation is also feature transformation. We have transformed this cut feature into cut fair, cut good, cut big. Actually, it is not a new information. It is more or less the same information we have derived in. Nothing you can think of. I can think of a couple of these things. Wow, very fine, fantastic. What Shubham says, I know this various dimensions of the diamond. हाँ, जैसे उसमें पार्किंग एरिया वहाँ पर गिवन था, अगर पार्किंग एरिया निकालना होता तो हम कर सकते थे उसको. इन दिस केस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कार्स, दैट इज अप टू यू, वो तो तुम लोग करोगे. तुम लोग ना ये शानापन दिखाना छोड़ दो मेरे को. मुझे बार बार वहीं लेके आ रहे हो जो तुम्हें प्रोजेक्ट करना है. तो मैं भी पक्का हूँ, मैं भी भूलूंगा ही नहीं हूँ. एक फीचर शुभम बता रहा है, यस वी कैन क्रिएट एक्स वाई जी, मेरे को गिवन है तो ओके, लेट्स क्रिएट. एक फीचर मैं डिराइव कर सकता हूँ which is very much fine. I am calling diamond df and I want to call it volume. एक नया कॉलम वॉल्यूम आ जाए. एंड व्हाट विल बी दिस कॉलम, वॉल्यूम कॉलम वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी, डायमंड df x into diamond df y into
डायमंड ds z कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और एक कुछ फीचर इंजीनियर करना चाहो कर सकते हो। ओके, वॉल्यूम आ गया डायमंड्स का, वेरी फाइन, फैंटास्टिक। और कुछ डिराइव कर सकते हैं, कुछ डिराइव कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट टेल मी वेदर यू डीम इट, इससे कुछ हेल्प हो जाएगी कि नहीं। I'm deriving a variable depth to table ratio. I don't know. Will be equal to depth divided by table. अभी मुझे पता नहीं है कि इनसे कुछ हेल्प होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन देखते हैं, शायद हो जाए। So I have volume and I have depth to table ratio for each diamond. दो नए की फीचर्स आ गए मेरे पास, एंड एज मैनी एज यू कैन थिंक ऑफ। अगर आपने ऐसा करने में फीचर अच्छा इंजीनियर कर लिया तो इट मैनी अ टाइम इट यू नो it may prove to be a match winner if you feature good if you can engineer good features. ठीक है जी, you got the gist. Just look for the features, understand the data, understand the business, and depending on that you can create as many features as you want, and you should create these kind of new features. If you come up with a good feature, it will help a lot in your prediction. One thing to keep in mind is, in engineered feature you should not use the target variable. आपके फीचर इंजीनियरिंग में जो नया फीचर आप बना रहे हैं, यू शुड नेवर यूज द टारगेट वेरिएबल टू इंजीनियर अ न्यू फीचर। गलत हो जाएगा। क्यों गलत कैसे हो जाएगा? मेरा इंटेंशन क्या था, दैट ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम आई विल प्रेडिक्ट प्राइस। अगर प्राइस से ही ये फीचर डेवलप हुआ है, डज इट सीम लाइकली? अगर समझ पा रहे हो, अगर प्राइस से ही ये डेवलप हुआ है तो नेचुरली इट विल लुक इम्पॉर्टेंट इन प्रेडिक्टिंग दिस। एक्चुअली प्रेडिक्ट कर नहीं रहा, वो कुछ लिया ही तुमने इससे था। जैसे ही तुम्हारा अनसीन डेटा आएगा, दिस फीचर इज गोइंग टू डस्टबिन, किसी काम का नहीं हो। ठीक है, ये भी फेयर। फीचर इंजीनियरिंग फंडा समझा? तो व्हाट फीचर इंजीनियरिंग इज? डेवलपिंग न्यू फीचर्स फ्रॉम existing features except, हाँ जी, except whom? Except the target variable, except the target feature. Second thing, we come on to feature transformation. Now, feature transformation, many examples you have seen. Feature transformation, in a way, it can be dummy variable. Dummy variable जो आपने बनाया था, that was in a way you transformed a feature into multiple features because it was not useful as such. It may be also scaling of the data. It is also a kind of feature transformation. You are transformed that all the features into their z values so that they are on common scale. Then there is something called
Okay, let's see. What do we call it? We will worry about it later. रिमेंबर हमने आउटलायर्स में आउटलायर्स देखते समय हमने प्राइस के आउटलायर्स चेक किए थे. ऐसा था कुछ. ठीक बात है. है ना. ऐसा था कुछ. आउटलायर है क्या. आउटलायर तो नहीं है. सडन जंप जैसा कहीं ऐसा नहीं आ रहा कि देयर इज अ अनयूजुअल सडन जंप किसी भी परसेंटाइल पे. हाउएवर हाउएवर यू आर सीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस. प्राइस के परसेंटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कुछ आप देख पा रहे हो. पे अटेंशन व्हाट आई एम डूइंग. आप बना रहे हो लीनियर रिग्रेशन मॉडल. लीनियर. कभी ना कभी कोई लाइन इसको फिट करने का कोशिश करेगा. आउटलायर होता है, बहुत अच्छी बात है. आउटलायर तो है नहीं, तो लाइन कहीं ना कहीं ऐसा फिट करने का कोशिश करेगा. नाउ इनवेरिएबली आई शुड ओके. एनीवे ये लाइन कितना भी अच्छा फिट क्यों ना हो, इस प्राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ ऐसा जा रहा है. जब भी ये लाइन फिट करने की कोशिश करेगा, इनवेरिएबली इट विल मेक सम मिस्टेक्स. लीनियर नहीं है ना प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइस के परसेंटाइल में देख के आपको पता चल रहा है. गेटिंग इट ऑल. यू आर गेटिंग इट. गेटिंग इट फॉर. प्राइस के परसेंटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर नहीं है, कुछ हाँ कर्वेचर में है, धनुष जैसा. तो कोई भी लीनियर लाइन कितनी भी अच्छी फिट क्यों ना हो, इट विल मेक मिस्टेक. इनवेरिएबली इनएविटेबली इट इज गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. कुछ ऊपर कुछ रह जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे. डेफिनेटली होगी मिस्टेक. नाउ कैन वी डू समथिंग अबाउट इट. उसी की बात कर रहे हैं. फीचर ट्रांसफॉर्मेशन I was talking about, it goes beyond that. क्या कर सकते हैं. चेक दिस आउट. चेक दिस आउट. व्हाट आई एम डूइंग इज डायमंड के प्राइस कॉलम का स्क्वायर रूट ले लिया और अब उसका क्वांटाइल प्लॉट कर. एंड सी व्हाट इज द प्लॉट नाउ दिस टाइम. टेल मी. One was this. Now it is this.
लाइन कुछ बेटर फिट हो जाएगी। स्टे विथ मी, स्टे विथ मी। कितना बढ़िया रहेगा कि मैं इस लाइन से प्रेडिक्ट कर लूँ स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइस, और उसका स्क्वायर तो मैं मैनुअली कर लूँगा बाद में। फिट तो बेटर आ जाएगी, एरर कम करेगी लाइन स्क्वायर रूट को प्रेडिक्ट करने में। स्क्वायर रूट प्रेडिक्ट हो गया, स्क्वायर में मैनुअली कर लूँगा उसको। हुँ। लेट्स डू इट अ बिट डिफरेंटली। Original distribution was this. I am taking not square root, this time I am taking log. Let's see what happens to log. Log of diamond's price. So what does it seem like? Seems good. हाँ, log ले लिया उसको, हमने log कर दिया वेरिएबल का। Every value is converted into log. तो मैंने देखा, मैंने स्क्वायर रूट ट्राई किया, log ट्राई किया, log मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। क्यूब रूट भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ अब योर क्वेश्चन में भी कि मुझे कैसे पता था कि स्क्वायर रूट लेना चाहिए या log लेना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग यू विल लर्न फ्रॉम experience only. When you have seen hundreds of data sets and you have gone through thousands of columns and you have seen many distributions, percentile distributions, once it is done, you will be knowing that in a jiffy. You will see the distribution and you will know how to transform this one. For now, I am not saying that for now hit and trial is the only method for you. तो कर सकते हो। What I am calling is, मैंने अभी देखा कि डायमंड का प्राइस कॉलम अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ इसे लॉग में, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो दैट इसका प्लॉट जो था अब लीनियर हो गया है डायमंड प्राइस का। जस्ट मेरा काम क्या है, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने प्राइस का लॉग ले लिया था, तो बाद में एंटी लॉग भी करना है इसको। एंटी लॉग कैसे करते हैं? एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर दिस। ठीक है जी। नाउ नाउ अब सारी कहानी एक बार दोबारा कह रहा हूँ, शुरू से आखिर तक सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। इट कैन बी log transformation, square root, sometimes you will need to take square। ऐसा भी हो जाता है कि देखने में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा सा लग रहा है, ऐसा सा गलती करेगा, अगर स्क्वायर ले लेते हैं तब भी वो लीनियर सा हो जाता है। सो दीज थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा आपका, आपको समझ आने लगेंगी चीज़। अगेन दीज आर ट्रिक्स, दिस इज नॉट बारिंग यू फ्रॉम बिकमिंग एनालिस्ट। एनालिस्ट बनने के लिए वो काफ़ी है जो अभी तक आता था। नाउ दिस इज समथिंग टू बिकम अ गुड एनालिस्ट। ओवरडोज हो जाए तो बता देना। आई नो आई एम गोइंग अ बिट हार्ड ऑन यू,
but you know, when well, I am known for being ruthless. हाँ, जब तुम्हें एनालिस्ट बनाऊंगा तो अच्छा ही बनाऊंगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा कोसोगे मुझे, वो चलेगा। ऑल क्लीन, ऑल क्लीन, ऑल क्लीन, ऑल क्लीन। अब मैं सारी बातें कर चुका हूँ जो जो मेरे को करनी थी, और मैं शुरू से दिखा रहा हूँ आपको अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। हमें एक डायमंड्स डेटा सेट मिला, हमने जानने की कोशिश करी वो क्या डेटा सेट था, बिकॉज वी नो क्रिस्टियन फ्रेमवर्क, वी नो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो what has helped me। फिर हम वो डेटा सेट ओके एनवायरनमेंट पे ले आए। वी चेक्ड इट फॉर आउटलायर, वी चेक्ड इट फॉर एनोमलीज। वन वाज ओके, कुछ फैक्टर्स आ गए थे तो कैरेक्टर में कन्वर्ट किया उनको, स्ट्रक्चर ठीक किया, अपर केस लोअर केस वो हमने सबको अपर केस में ले गए। डुप्लीकेट्स चेक किए, डुप्लीकेट्स मूव करने के कई तरीके हो सकते हैं, यूनिक, डिस्टिंक्ट, नॉन डुप्लीकेट, जैसे भी मर्जी। देन वी मूव्ड अहेड फॉर यूनिवेरिएट एनालिसिस। वी आर डूइंग वन वेरिएबल एट अ टाइम। We saw outliers and treated them in numeric columns. We checked categorical columns. What is their frequency? Is there any spelling mistake or some, you know, unusual observation? Check these kind of things. Outliers को हमने फ्लोर किया, कैप किया, फ्लोर किया, कैप किया। प्राइस कॉलम में आकर के हमने देखा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे लीनियर रिग्रेशन के लिए ठीक नहीं है। माय मॉडल इज ज्योमेट्री बेस्ड, और ज्योमेट्री पे ये डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली नहीं बैठ रहा है। आई कन्वर्टेड इट टू लॉग ऑफ डायमंड प्राइस, जिससे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर लगने लगा है काफी। एंड वी कीप ऑन डूइंग, गोइंग अहेड विद अदर वेरिएबल्स। फाइनली डेटा इज एनोमली फ्री। जहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने की मेरे को जरूरत लगी वहां मैंने कर दिया। सो एसेंशियली हेयर हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किया है, स्क्वायर रूट नहीं चला इतना बढ़िया। अब हमें लगा कुछ फीचर्स भी नए बना लेने चाहिए। एग्जिस्टिंग फीचर्स सारे ठीक हैं, पहले तो सारे एग्जिस्टिंग फीचर्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए। वो क्लीन होंगे तो आपका इंजीनियर्ड फीचर भी क्लीन बनेगा। अगर उनमें एनामली हुई तो इसमें एनामली आना ऑटोमेटिक है, सर्टेन है। ओके, दो ही फीचर बना रहे हैं हम, चलो फिलहाल, बट यू गॉट द आइडिया कि करना क्या था। देन वी नो दैट देयर इज समथिंग स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होना चाहिए। सो वी स्केल्ड ऑल द वे न्यूमेरिक वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स को स्केल कर दिया, सब जी वेरिएबल पे आ गए। और कैटेगोरिकल्स को क्या कर दिया, कैटेगोरिकल्स का डमी बना दिया, तो कैटेगोरिकल सारे 0 1 हो गए। तो इन अ वे दे आर ऑल्सो इन अ स्केल्ड फॉर्म, उनका भी स्केल वही आ गया है। हाँ, न्यूमेरिक वेरिएबल चल रहे होंगे 1 2 3 -1 -2 -3, कैटेगोरिकल वेरिएबल चलेंगे 0 1 1 0। तो मोर और लेस स्केल सबका बिल्कुल बढ़िया है। मूविंग अहेड विद random sampling, remember we talked about that in ample detail। I just don't have to create the model, I have to validate it also। तो मैंने दो डेटा सेट अपने अवेलेबल डेटा से अलग अलग निकाले, one becomes train, another becomes validation। It seems like time to build the model। हमने build किया मॉडल ट्रेन डेटा सेट पे, and we check the summary, or maybe okay, here it goes। What does your summary say? I think I have done something right।
बहुत सारी चीज़ें की मैंने आज। हमने 3-4 चीज़ें नहीं की एंड कलेक्टिवली दे हैव वर्कड आउट। रिमेंबर परसों कितना आया था आर स्क्वायर्ड? बहुत अच्छा था, लेकिन कितना था? डोंट रिमेंबर? It was yes, as I recall, it was something 92, 92%, 0.92 or 0.91, हाँ, maybe. You see, suddenly what has happened? It's fantastic, guys. If you really appreciate, it has tremendously, considerably increased. It is awesome, actually. There was no much scope of improving R squared. If your initial raw R squared was 0.7, 0.75 something, तो मैं कहता कि चलो स्कोप है अभी जंप करने का। वहां तो स्कोप ही बहुत कितना था, 0.9, 90% से ज्यादा पहले ही आ रही है, और कितनी इंप्रूव करोगे? बट येट वी सी दैट इट हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। So maybe our tricks are working. Yes, seems likely. Okay, we have done step reduction. Many unnecessary variables gone. Oh my god, all are gone. Now what I see are all are seemingly important, and not only important, they are highly, highly, highly important. All 3-star variables. Seems like this, right? Okay. And guys, anybody would like to answer, Shubham? Or maybe suggest me something? It seems like his question is valid enough. शुभम, योर क्वेश्चन, इफ आई एम गेटिंग इट करेक्टली, आपने बोला है कि मैंने एक्स वाई जी यूज तो कर लिए, एक्स वाई जी तीनों को यूज करके वॉल्यूम फीचर बनाया। तो अब देखो, ये सारे कोरिलेटेड हो गए। एक तो वैसे ही कोरिलेशन पता नहीं कितना था इनका, मुझे नहीं पता। और वॉल्यूम वो जो बना है, ये तो डेफिनेटली कोरिलेटेड है इनसे, तो वी आई एफ हाई दिखने ही वाली है इसकी। सबकी, इन चारों की वी आई एफ अब हाई दिखने ही वाली है। तो क्यों ना हटा दें उसको। ये था क्वेश्चन, इफ आई एम गेटिंग इट राइट। प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, फाइन। And what do you say about your peers? What they are suggesting you? Rasoon says just a flat no. Sumit says no, you should not remove actual data. And Vasundhara suggests that these variables can be used for other things. Does it make sense, Shubham? Okay, I'll tell you. Short answer, no, we don't remove them. We don't remove them from data. We don't remove anything from the data. Reason being, remember we are doing backward selection. Backward deduction कर रहे हैं हम लोग। Backward deduction कर रहे हैं, and the idea behind backward deduction is, initially I use backward deduction as a safe option when I initially don't know which variable may come out important. So I am considering all of them and I am removing one at a time. Although I have featured an engineer, I have engineered a new feature, that is volume, I still don't know
x इंपॉर्टेंट है, y निकलेगा, z निकलेगा या वॉल्यूम निकल आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है x या y इंपॉर्टेंट निकल आए और वॉल्यूम फालतू निकल जाए, मेरा मॉडल ऐसा बताने लगे। अरे पॉसिबल है, इनिशियली तो मुझे पता नहीं ना, मैंने बस इंजीनियर किया है फीचर, मुझे नहीं पता वो इंपॉर्टेंट निकलेगा। तो जो मेरे को अवेलेबल है उन्हीं को छोड़ दूँ, मेरा मॉडल बता देगा ना बाद में, देखते हैं। So we have done step reduction and we check summary and our model, for now our model is suggesting that all seem to be very important. But I have a doubt. And what is that? What is the doubt here? I know the concept of VIF, multicollinearity, and I'm skeptical about that whether these variables are really important or is it just feigning to be important. It is just correlated with something else and it is looking like it is important. Actually it is not. ठीक बात है, यही चेक करते हैं ना। Let's go ahead for multicollinearity. So require car package and let's sort the VIF of model 2 and VC, and what do we see? And what do we see? Wow, things are happening differently this time. Actually very differently. If you remember nitty gritty what was happening day before yesterday, now the things are very different from that. मैंने समरी देखा, समरी में तो सारे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, समरी के हिसाब से तो मेरा मॉडल कह रहा है किसी को मत हटाओ। VIF चेक कर रहा हूँ, in VIF I see that okay, depth table ratio is highest VIF, second highest is X. Actually these four are majorly concerned. They are all almost more than 400, yeah, at least 400. These are majorly concerning things. Okay, I'll check. Let's check it out. कैसे करोगे जी? थर्ड मॉडल बनाते हैं। थर्ड मॉडल के लिए कॉल कहाँ से मिलेगा? मॉडल 2 के समरी से, ये रहा। सही बात है, यही तो सीखा है हमने, कॉपी पेस्ट के तो एक्सपर्ट हो गए हैं अब हम। Create a model 3 which is this call minus 1 वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हटा दें? यही हटा के देखते हैं, इसी की बता रहा था ये हाईएस्ट है। डेप्थ टेबल रेशो, अब ये इंजीनियर्ड फीचर था, मेरे को लग रहा है कि इससे शायद कुछ बेटर हो जाएगा। अब बाकी तो देखो, अब तो मॉडल ही बताएगा, हमने तो करके देख लिया। If I remove this and I check summary of model 3 and what do you say? After removing depth table ratio and before removing, how much it was? I think it was exactly the same, 9835. Wow, best case scenario. यानी यानी एक कौड़े का भी फर्क नहीं पड़ा है इसके जाने से। देख रहे हो कितना घटिया वेरिएबल इंजीनियर किया था हमने। ठीक है शुभम, इसलिए ओरिजिनल नहीं हटाते हैं। मुझे नहीं पता ये वेरिएबल काम भी आएगा कि नहीं आएगा। आई वॉज जस्ट ट्राइंग। ओके, अच्छी बात है अगर ऐसा हो गया तो। सॉर्ट VIF ऑफ मॉडल 3। अब मैं क्या देख रहा हूँ? ओके, एक्स एंड वाई, ओके एज यूजुअल एक्स और वाई की बहुत हाई है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो
this becomes my model 4. Let's try removing x. X is the highest, तो x हटा के देख ले. Summary of model 4 and r squared. Okay, drops a little. There is a slight drop, very slight drop. x के हटाने से y को हटा दें, x को रख लें, देखें क्या होता है. हाँ जी, 9835 था ओरिजिनली. x हटा के देखा, ड्रॉप आया. y हटा के देखा तो भी ड्रॉप आया, थोड़ा सा ड्रॉप आया, बहुत ही स्लाइट. वॉल्यूम हटा के देखना, वॉल्यूम हटा के देखना. आई मीन जस्ट हिट एंड ट्राई. x भी रख लूं और y भी रख लूं और वॉल्यूम हटा दूं, तो देखें क्या होता है. उसकी भी 400 समथिंग है, हाई तो बहुत है उसकी भी. ओह, this time it is dropping something. It is dropping like something. Not very much, but more than those. More than x, more than y. मतलब ये, हाँ जी, मतलब ये किसे हटा दें. x, y, z दो तीन आपने देख लिए हैं. y seems to be the safest option. मल्टीकोलिनियरिटी भी बहुत हाई था, ड्रॉप भी कुछ ऐसा नहीं हुआ. 0.0005, not even half the percent, almost the same. This time I see carrot and volume. Okay, two things are very highly correlated. This is almost 400, this is 408. You got the idea what has to be done? Now I'm dropping you this code जो आज रन किया है, सारी चीजें हैं इसमें, so that you get the idea. This code can become your reference kind of thing till you begin to come and practice and you begin to remember these steps and all. Find this. I have sent you this mail. जितना भी कोड ये अभी तक रन किया है. What you should do is complete this code, build a final model. I have not done everything, but you know how to do other part. How you will come to the final model which has no VIF issue. Then you will look for significance. So all insignificant variables gone, provided that R squared should not drop considerably. And then you validate it by predicting on validation dataset. For validation, you can use multiple scales. You know that it can be MAPE, it can be RMSE, it can be MSE, and it can be several things for that matter. But which one is the highest reliable? That also we discussed. That also you know.
So now you have probably already started cleaning off the data set of cars. You just have to come to a good, fair, stable linear regression model. You have the entire weekend for that. I'll expect submission before the session on Monday. The doubt by Prasoon. Okay. Is it so? Does it still prevail, Prasoon? Really? Yes, sir. Okay. The main actually मुझे ये जानना है, suppose आपके पास 4-5 कॉलम है एंड वन कॉलम इज लाइक इंटर रिलेटेड टू अदर कॉलम्स और सबका आउटलायर्स अलग आ रहा है, तब फिर उसको कैसे करेंगे, वो चीज मुझे जानना था. Okay, I was doing this idea because just as you saw, I have made mess of all the data available to me. Yes, sir. I have done ample things with this data set and it is nowhere near to what was originally the data available to me. It is because I need my model to be fit. So other observations, like if you saw, I don't think so. I am very skeptical about it. I don't think it will be the observation that parking area is exactly equal to length into width. ऐसा हो नहीं रहा होगा. I don't think so. But despite that, eventually you are going to fit a linear regression model. It is geometry based. Today, the time didn't allow me to come to the limitations of linear regression model. We will talk about that. There are several limitations of linear regression model. Some of you have seen, some of which you have already been through. Like it cannot deal categorical variable as such. You have to create dummy variable. We saw that it is very, very sensitive to outliers. We have to treat them. Now, in this endeavor to create dummy variable and treat outliers, actually we are manipulating the original data. We are polluting it. Yes, we are doing that. It is not actual data which was provided. So, but what to do? It has to be done. मैंने outlier treatment में मैंने क्या किया है? If I show you this one, just the graph here, what I have done is I have capped this data point and I have flowed this data point. These 1 percentile and these 1 percentile values, I have changed them. ये values कुछ होंगी, जो भी होंगी, 20, 25, 30, मैंने सबको क्या बोल दिया है कि इन सबको 5 बोल दो. ये वैल्यूज भी कुछ होंगी, मैंने सबको बोल दिया कि इनको सबको 3 बोल दो. ये शायद होंगी 0 point something. So actually I am manipulating the original data provided to me, but it has to be done. Why? Because by corrupting these 2 percentile values, 1 percentile of this and 1 percentile this, by manipulating these 2 percentile of values, मैंने अपना मॉडल फिट कर लिया है for other 98% of values. So there is a trade-off, but I think this is a beautiful trade-off. 2 परसेंटाइल वैल्यूज को ट्वीक करने से मेरा बाकी 98 परसेंटाइल पे फिट आ जाता है. बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी. तो ये मेरा मॉडल 2 परसेंटाइल प्रेडिक्शन शायद गलत कर देगा, जो आउटलायर होंगे, जो आउटलायर डायमंड्स होंगे अपने फ्यूचर डेटा में, लेकिन बाकी 98 परसेंटाइल जो डायमंड्स रूटीन में आते हैं उनके लिए उसका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा आ जाएगा. ठीक है प्रसून, आई होप दैट सेटल्स योर क्वेरी. Anybody, anything else? I'm turning off recording, but again I'll wait for another minute or couple of minutes.